हेलो एवरीवन। जहां हमने लास्ट लेक्चर में अरेनियस इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया, अरेनियस इक्वेशन में जो फॉर्मूलाज बनते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व करें या फिर उसके किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं उनके बारे में। और लास्ट में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें आपसे टेम्परेचर कोफिशिएंट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम आज दो टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, अरेनियस इक्वेशन पे बेस्ड, और दूसरा रेट कांस्टेंट ही कैलकुलेट करवाएगा लेकिन वो टेम्परेचर कोफिशिएंट के बेसिस पे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस किस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं या क्वेश्चंस हैं अरेनियस इक्वेशन पे बेस्ड पूछे जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहली चीज तो हमारे पास में जो टाइप पूछी जाती है वो पूछी जाती है सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन मतलब जहां पे आपको, जैसे आपने अरेनियस इक्वेशन की इक्वेशन देखी, वो क्या होती है, log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यही होता है फॉर्मूला जो हमारे पास में अरेनियस इक्वेशन का होता है, वो ये होता है। ठीक है, अब इसमें आपको जो सिंपल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सिंपल टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहां पे log K2 भी दे दे, K1 भी दे दे, और आपको साथ में T1 भी दे दे, T2 भी दे दे, और कह दे कैलकुलेट कीजिए एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर कैलकुलेट कीजिए रेट कांस्टेंट। कोई भी एक रेट कांस्टेंट दे दे और एक्टिवेशन एनर्जी दे दे, या फिर आपको टेम्परेचर, सारी चीजें दे दे, रेट कांस्टेंट निकलवा ले, मतलब कोई भी एक वेरिएबल कैलकुलेट करवा ले अगर आपको सारा डाटा गिवन है। सिंपल सा मेथड। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम चलते हैं। अगर यदि हम दूसरे स्टेप पे चले तो हमसे क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है वो एप्लीकेशन पूछा जा सकता है, जहां पे आपको इंक्लूड किया जाएगा जो आपने अभी तक पढ़ा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, वहां से आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करवा ले। पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करवा ले, और फिर उसके बाद में आपसे कह दिया जाए कि कैलकुलेट कीजिए इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। यहां से एक टाइप का ये क्वेश्चन बनता है। और जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, और वो बोला जाता है स्लोप दे दिया जाए और स्लोप से कैलकुलेशन करवा ली जाए। जैसे हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, वो होती है हमारे पास K इज इक्वल्स टू A e रेज टू द पावर माइनस ऑफ EA अपॉन RT, यही होती है। और हमें बोल दिया जाए कि log ऑफ K वर्सेस 1 अपॉन T, हमने कोई ग्राफ ड्रॉ किया और उस ग्राफ से हमारे पास में एनर्जी जो स्लोप आया वो स्लोप निकल के आया। ये कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करने? कैलकुलेट कीजिए इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। इस तरीके से आपसे तीन टाइप के ये क्वेश्चंस जो इससे मेजरली पूछे जाते हैं वो ये क्वेश्चंस है। क्लियर ले? अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इसके लिए ध्यान रखनी है वो ये कि यहां पे यूनिट्स का ध्यान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, अगर आपको टेम्परेचर T1 दे रखा है और टेम्परेचर T2 दे रखा है, आपको नहीं पता है उसमें इनिशियल टेम्परेचर कौन सा है, फाइनल टेम्परेचर कौन सा है, तो हमेशा यही मान के चलना है जो हायर टेम्परेचर होगा, हायर टेम्परेचर वो ही हमेशा आपका T2 होगा। एक चीज ये अज्यूम करके चलनी है कि जो हायर टेम्परेचर होगा वो आपका T2 होगा, और जो लोअर टेम्परेचर होगा, लोअर टेम्परेचर वो हमेशा आपका T1 होगा। पहला कंफ्यूजन तो यही आता है कि हम कई बार ये मेंशन नहीं होता है कि इनिशियल टेम्परेचर कौन सा है, फाइनल टेम्परेचर कौन सा है, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन दे देता है कि भाई आपका जो टेम्परेचर है रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर के साथ में रेट कांस्टेंट ये हो रहा है, दूसरी कंडीशन दे देगा, साथ में मेंशन नहीं करेगा इनिशियल टेम्परेचर कौन सा, फाइनल टेम्परेचर कौन सा है। क्लियर? पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है जो R की वैल्यू है, R की वैल्यू वो हमेशा 8.314 दैट इज इन जूल पर केल्विन पर मोल इस यूनिट में होती है। R की वैल्यू इस यूनिट में होगी। हमेशा आपको ये ध्यान देना है। मैं ये कह रहा हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं, मैक्सिमम स्टेप्स में आपकी ये वैल्यू एनर्जी की, या हम ये कह सकते हैं गैसियस कांस्टेंट की, ये यूज होगी, जहां पे यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन पर मोल बनती है।
ठीक है। साथ में एक्टिवेशन एनर्जी की जो भी यूनिट बनेगी वो मैक्सिममली बनेगी जूल पर मोल। जूल पर मोल, अगर यदि हमारे पास में ये जूल पर केल्विन पर मोल है तो एक्टिवेशन एनर्जी की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी जूल पर मोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस बात का। क्लियर है। अब आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगी यही यूनिट, वो गिवन होगी किलो जूल पर मोल में। ये यूनिट आपको गिवन होगी किलो जूल पर मोल में होगी, तो आपको पहले किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां पे गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। यूनिट का ध्यान देना है। आपको किलो जूल में एनर्जी गिवन होगी, किलो जूल को आपको पहले जूल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में ही आप वैल्यूज पुट करोगे। क्लियर है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू वो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहां से यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो उस चीज के बारे में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। दूसरी ओर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में गिवन मिलेगा। आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन मिल सकता है। ठीक है। आप इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट कीजिए और केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद ही न्यूमेरिकल्स में पुटिंग करनी है। केल्विन में बदलना है। यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, ध्यान देना इस बात का। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट जूल पर मोल होनी चाहिए, और रेट कांस्टेंट की यूनिट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होगी। ये आपको वैल्यूज पुट करनी है और इन्हीं के साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। किस किस टाइप के, हम डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपके साथ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है जो सिंपल्स है, सिंपल मेथड है। मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सिर्फ मेथड बताऊंगा कि इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उनके बेसिस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करके देखनी है। पहला मेथड है जो आपका है सिंपल मेथड, और उसमें आपको बोल दिया कि मान लो मेरे पास में एक टेम्परेचर है T1, उस पे 600 केल्विन टेम्परेचर है, जहां पे जो रेट कांस्टेंट है, जो रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो रेट कांस्टेंट है वो बन रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड, ऐसा ले सकते हैं। ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻²। टेम्परेचर मेरा T2 हो गया, जहां पे हमने बोल दिया 1200 केल्विन टेम्परेचर हो गया, तो उस टाइम में रेट कांस्टेंट हो गया 3.2 10⁻²। इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब मेरे पास में कैलकुलेट करनी है सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास सिंपल ये दे रखा है, T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, दैट इज रेट कांस्टेंट, K1 दे रखा है, दैट इज रेट कांस्टेंट, K2 दे रखा है। तो बिल्कुल सिंपल है। क्या सिंपल है? हम यहां पे पुट कर सकते हैं। क्या चीज पुट करेंगे? हमने कहा log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, वो तो हमें कैलकुलेट करनी है, वो तो हमें कैलकुलेट करनी है। यहां पे वैल्यू रखेंगे 2.303 R की वैल्यू क्या है 8.314, दैट इज जूल पर केल्विन पर मोल। यहां पे वैल्यूज रख सकते हो, पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू आ गई, इनटू 1 अपॉन दैट इज T1 कितने, दैट इज 600 माइनस 1 अपॉन 1200। क्यों होता है हाइयर टेम्परेचर हमेशा T2 क्यों होगा? क्योंकि मेरे पास में हाइयर टेम्परेचर लेंगे तो ये वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू बड़ी माइनस छोटी, हाइयर माइनस लोअर वैल्यू बनेगी। इसलिए हमने बोला है कि हाइयर टेम्परेचर होगा वो T2 होगा, लोअर टेम्परेचर होगा वो T1 होगा। यहां से आप कैलकुलेशन करो, K2 K1 की वैल्यू रखो, यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। जब आप कैलकुलेट करोगे तो 2 आ जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और अब तो ये सिंपल कैलकुलेशन बच गई। आप इजीली आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो और न्यूमेरिकल को निकाल सकते हो। बात क्लियर है? यूनिट आएगी वो जूल पर केल्विन पर मोल आएगी, उसको आप किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपको ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन इसके बेस ये बनता है, जहां पे आपको दे दिया, जैसे मान लो सपोज करो अब आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे दी और वो कह दे कि किसी भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, 0।
ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, बिल्कुल ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो गई। तो उस कंडीशन में जहां पे रेट कांस्टेंट किस टेम्परेचर पे, किसी भी एक T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट है, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स, ये है। ठीक है, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको, बस इतना ध्यान देना है, जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट पे जरूर ध्यान देना है कि वो रिएक्शन किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर की है या सेकंड ऑर्डर की है या जीरो ऑर्डर की है, उसको ध्यान देना है। ठीक है, अब इस कंडीशन पे जब आपका टेम्परेचर T2 हो गया, तो उस कंडीशन पे आपकी जो रेट कांस्टेंट है वो क्या होगी, कैलकुलेट करो। जब रेट कांस्टेंट क्या होगी, किस कंडीशन पे, T2 टेम्परेचर है उस पे क्या होगी वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 आर, दैट इज 1.T1 माइनस 1/T2। एक्टिवेशन एनर्जी जीरो, इसका मतलब ये सारी टर्म जीरो, तो log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू जीरो, ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ रही है जीरो। अब कुछ बच्चे जो इसमें गलती करेंगे वो गलती क्या करेंगे कि यहां से कंप्लीट जीरो, दैट इज K2 इक्वल्स टू जीरो। पहली गलती यही करोगे, आपको ध्यान देना है, log वैल्यू है, इसको सोल्व करना है, तो log ऑफ K2 अपॉन log ऑफ K1 इज इक्वल्स टू log जीरो किसके बराबर होता है, log 1 के बराबर ही होता है। log जीरो किसके बराबर होता है, log 1 के बराबर होता है। तो log से log कैंसिल हो गया, दोनों तरफ log है तो कैंसिल हो गया। अब मेरे पास में वैल्यू बच गई K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स K2 इज इक्वल्स टू K1, और जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻², आंसर है। बात क्लियर हो गई, एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बचा है। चलो अब हम इसके सेकंड स्टेप पे चलते हैं। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे एप्लीकेशन पूछा जाएगा जो आपने पीछे पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में, जो आपने पीछे पढ़ा है वो क्या, आपको बोल दिया जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जहां पे आपको बोल दिया कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बोल रहा हूं कि आपका जो टाइम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ टाइम है, 50% टाइम या 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए उसको मिनट लग रहे 10। ठीक है, किस टेम्परेचर पे, वो कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। पहली चीज तो ये दे दी, दूसरी चीज दे दी कि नेक्स्ट 50% कंप्लीट होने के लिए उसको मिनट लग रही है 5 मिनट्स, या हम कह सकते हैं 50 मिनट, जो भी है वो सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं इस चीज को। वो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। मैं आपको मेथड बता रहा हूं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन किस तरीके से गिवन होगा। इसमें आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, जब आपको टाइम दे रखा है, रिएक्शन कितने % कंप्लीट हो गई है, टाइम दे रखा है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप वहां से पहले रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। रेट कांस्टेंट, इसके लिए रेट कांस्टेंट निकालोगे K1 आ जाएगा, इसके लिए रेट कांस्टेंट निकालोगे K2 आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि आपको हाफ लाइफ के लिए पता है फॉर्मूला क्या होता है, 0.693/K, यही होता है। हालांकि मैं एक बारी रिवीजन का वीडियो मैं इसमें बनाऊंगा, केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट स्टार्टिंग टू लास्ट क्या क्या उसमें फॉर्मूलाज हैं, उन सभी को रिवाइज करेंगे। तो उससे पहले फिर भी आपको एक बारी देख लेना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू टाइम, दैट इज हाफ, ये आ जाएगा। तो हमारे पास में यहां से एक फॉर्मूला बनता है, यहां से भी रेट कांस्टेंट निकालेंगे, यहां से रेट कांस्टेंट निकालेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला बनता है उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, सिंपल है, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा।
ध्यान क्या देना है, टेम्परेचर किस में, डिग्री सेल्सियस में। अब कई बच्चे क्या करेंगे, विदाउट कन्वर्टिंग इट्स यूनिट सीधा पुट करेंगे 1/27 - 1/37। क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कन्वर्जन यूनिट का ध्यान रखना है। क्लियर है? डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करोगे किस में, केल्विन में, उसी के बाद में वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया। चलो ठीक है। अब हमारे पास में थर्ड स्टेप आता है। जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमसे स्लोप से रिलेटेड। स्लोप से रिलेटेड मतलब अगर यदि मान लो कोई भी रिएक्शन दे रखी है, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए एक स्लोप हमारे पास में ये कह सकते हैं कि एक ग्राफ ड्रॉ किया गया जिसमें ये देखा गया log ऑफ k वर्सेस 1/t। एक ग्राफ ड्रॉ किया गया। वो ग्राफ क्या बनता है, ग्राफ को एक बार मेमोराइज कर लेते हैं। ग्राफ क्या बनता है, दैट इज दिस। हमारे पास में क्या इक्वेशन बनती है, log ऑफ k = 1/t। तो इसका ग्राफ तो एक सिंपल सा आता है और वो क्या आता है, वो आता है हमारे पास में log ऑफ k = क्योंकि ये इक्वेशन होती है k = a e (-EA/RT)। यही होता है log ऑफ k = log ऑफ a प्लस करेंगे पहले तो log ऑफ e (-EA/RT। ये आएगा पावर, log की पावर ln लेंगे पहले तो, क्योंकि 10⁻⁴ है, पहले ln लेंगे, पहले ln ले लेते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल है ना, तो सॉरी पहले इसको मेंशन कर लेते हैं। ln ऑफ k = ln ऑफ a प्लस ln ऑफ e (-EA/RT। ये आएगा। अब मैं यहां से क्या करता हूं, ln को log में कन्वर्ट करता हूं और ये देखो बेस है, ln की बेस e है, एक्सपोनेंशियल है, तो इसका मतलब इसको log में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log ऑफ k दैट इज 2.303 इज इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ a। ये आएगा प्लस की जगह पे अब माइनस आ जाएगा क्योंकि ये नीचे आ गया, माइनस ऑफ EA/RT। और जब मैं इस इक्वेशन में 2.303 नीचे लेके जाता हूं तो log ऑफ k = log ऑफ a माइनस EA/2.303 R इंटू 1/t। आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी और मैंने ग्राफ किस के बीच में खींचा है, log ऑफ k 1/t के बीच में। तो जो स्लोप है, स्लोप क्या है मेरा, दैट इज दिस। तो मेरा इस इक्वेशन के लिए स्लोप आएगा, वो आएगा एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R। ये ध्यान देना है, ये मेरे पास में इक्वेशन का ग्राफ बनाया हुआ है log ऑफ k 1/t से रिलेटेड। इसका स्लोप ये है, ये स्लोप है। अगर मेरे को स्लोप बोला है या फिर मेरे को डायरेक्टली वो बोलेगा इंटरसेप्ट, इसका इंटरसेप्ट है वो कितना है, उसकी वैल्यू देगा और कैलकुलेट करवा ले कि उसका अरेनियस कांस्टेंट निकालिए। ऐसे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो अब इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो सपोज करो मैं यहां से इसको साफ कर रहा हूं। अब ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं यहां से एक इक्वेशन ड्रॉ करता हूं। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा कि यदि ग्राफ ड्रॉ किया गया log k वर्सेस t के बीच में, तो वहां से स्लोप निकाला गया, वो x वैल्यू निकाली गई, x वैल्यू जो भी है, ठीक है, ये वैल्यू निकाली गई। कैलकुलेट कीजिए एक्टिवेशन एनर्जी E। ठीक है, तो आपको पता है स्लोप की वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस ऑफ EA/2.303 R। एक्स वैल्यू है, माइनस एक्स वैल्यू है, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इज इक्वल्स टू एक्स वैल्यू। माइनस होगी प्लस होगी वो आप देख लेना, उसके सामने माइनस माइनस लिखा हो तो माइनस मेंशन कर देना, प्लस लिखा है तो प्लस मेंशन कर देना। अब यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो वो मे भी पॉजिटिव भी मिल सकती है, नेगेटिव भी मिल सकती है, वो आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन को आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो और सीधा भी देख सकते हैं। तो यहां से मेरे पास में ये वैल्यू आ गई, ठीक है, मान लो सपोज करो ये हो गया। अब यहां से आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है।
एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, EA/2.303। आर की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू, इस वैल्यू को उठाओ यहाँ पे ले आओ, सोल्व कर लो, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। EA को कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आपसे इस टाइप से कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट का। और टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या बनता है, साइंटिस्ट ने कई चीजें चेक की। एक्टिवेशन एनर्जी को जब वो पढ़ रहे थे, एक्टिवेशन एनर्जी को वो जब डिस्कस कर रहे थे, तो उस टाइम में उन्होंने एक चीज को नोटिस किया, और वो नोटिस ये किया कि जब वो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है जब वो 25 डिग्री सेल्सियस पे थे तो उसमें रेट कांस्टेंट कोई भी K1 था, किसी भी इक्वेशन में रेट कांस्टेंट था, वो K1 था, मान लेते यहाँ पे K1 लिख दिया, ठीक है। जब उन्होंने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो उस टाइम में उन्होंने रेट कांस्टेंट नोटिस किया और वो K2 निकला। लेकिन वो जो K2 टेम्परेचर निकला, वो K2 टेम्परेचर कुछ ऐसा था जहां पे वो कह सकते थे ट्वाइस ऑफ K1 या फिर थ्राइस ऑफ K1। मतलब आप पहले ये अज्यूम करके चलो कि वो ट्वाइस होता है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ K1। यहां पे जो रेट कांस्टेंट था, दैट इज, मान लो यहां पे x वैल्यू होती है, यहां पे x वैल्यू थी रेट कांस्टेंट की, तो वो आई हमारे पास में 2x निकल के, ठीक है। चलो भाई, हो सकता है यहां पे हो सकता है। उन्होंने मतलब बुक्स में मेंशन है इस तरीके से कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने से, हर 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने से ट्वाइस हो जाता है रेट कांस्टेंट, ठीक है। जब वो इससे आगे फिर चले, जब इससे आगे चले 45 डिग्री सेल्सियस पे चले, तो उन्होंने K3 को मेजर किया, और K3 कैसा निकला, वो निकला ट्वाइस ऑफ K2, ट्वाइस ऑफ K2। और ट्वाइस ऑफ K2 इसका मतलब K2 किसके बराबर था, ट्वाइस इंटू ट्वाइस ऑफ K1, ऐसा था भाई। K2 की जगह पे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, ट्वाइस ऑफ K1, ऐसा मेंशन हो सकता है। अगर यदि हम 45 से 55 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो यहां से एक और चेंजमेंट मिलेगा हमें, और वो क्या मिलेगा, K4 इज इक्वल्स टू दैट इज ट्वाइस ऑफ K3। अब देखो ट्वाइस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हर 10 डिग्री सेल्सियस पे वो ट्वाइस मिल रहा है, हर 10 डिग्री सेल्सियस पे। इसका ट्वाइस यहां पे मिल गया, इसका ट्वाइस हमें यहां पे मिल गया, और इसका ट्वाइस हमें कहां पे मिल गया, यहां पे मिल गया। अब K3 की वैल्यू किसके बराबर है, K3 की वैल्यू है ट्वाइस इंटू दैट इज ट्वाइस इंटू K1, इस तरीके से। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, और वो क्या चीज नोटिस कर रहे हो, अगर यदि मेरे को टेम्परेचर का चेंज दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस पे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर यदि हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं, टेम्परेचर में चेंज करते हैं, तो हर 10 डिग्री टेम्परेचर पे, या 10 केल्विन बोल लो या फिर 10 डिग्री बोल लो, एक ही बात है, क्योंकि जब डिफरेंस करोगे तो वो डिग्री हो चाहे वो केल्विन हो, दोनों में 10 ही वैल्यू आनी है, ठीक है भाई। आप इसको चाहे ऐसा लिख दो 273 केल्विन लिख दो, चाहे आप इसको ऐसा लिख दो 283 केल्विन, तो यहां से भी इनका डिफरेंस जो डेल्टा टी है वो 10 ही आना है, और चाहे आप यहां से कैलकुलेट कर लो डेल्टा टी वैल्यू, वो भी 10 ही आनी है। बात क्लियर है, दोनों जगह से 10 ही वैल्यू आनी है। अब एक चीज नोटिस करने वाली थी, वो ये थी कि जब भी हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं, कितने डिग्री का, 10 डिग्री का डिफरेंस करते हैं, तो उस टाइम में जो रेट कांस्टेंट है उसमें वेरिएशन आता है, और वो ट्वाइस होता है या फिर थ्राइस होता है, या तो वो दुगना बढ़ता है या फिर वो तिगना बढ़ता है, ठीक है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट मेंशन किया, और वो मेंशन क्या किया कि यहां पे अगर देखें तो मेरे पास में x वैल्यू है, चलो ठीक है, यहां पे 2x हो गया, यहां पे 2x हो गया, यहां पे चले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू k, भाई K1 तो मेरा है ही, वो K1 है, और K1 क्या है, दैट इज x। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख दिया, तो मेरी यहां से वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखिए, x, इस वैल्यू को मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं x, यहां पे वैल्यू है 2x, यहां पे वैल्यू है 2 रेज टू दी पावर 2x,
यहाँ पे वैल्यू 2 रेज टू द पावर 3x, ध्यान से नोटिस कीजिए इस चीज को, 2 रेज टू द पावर 1, 2, 3 एंड सोन। अगर यदि हम चलते जाएंगे देखो और कैलकुलेट कर लेते हैं, 55 से 65 डिग्री सेल्सियस पे चले तो हमारे पास में रेट कांस्टेंट आया वो दैट इज K5 आएगा, और K5 किसका ट्वाइस होगा, दैट इज K4, क्योंकि 10 डिग्री का चेंज है, 10 डिग्री का चेंज टेम्परेचर में, तो वो कितना होगा, वो होगा ट्वाइस ऑफ K4, ट्वाइस ऑफ K4 होगा। और K4 की वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज ट्वाइस इंटू 2 रेज टू द पावर 4, सॉरी 2 रेज टू द पावर 3x, हम जिसको K1 लिख सकते हैं, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रेज टू द पावर 4x। जो चेंज आ रहा है, जब अगर यदि हम ये बोल रहे हैं कि ट्वाइस हो रहा है, रेट कांस्टेंट ट्वाइस हो रहा है, तो ट्वाइस हो रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू आ रही है, जो ट्वाइस हो रहा है। अगर यदि हम ट्वाइस बोलते हैं तो ये मेरा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। अगर यदि मेरे पास में थ्राइस बोला जाता कि थ्राइस हो रहा है रेट कांस्टेंट, थ्राइस हो गया चेंज, तो उसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये भी टेम्परेचर कोफिशिएंट ही है। बात क्लियर है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, जैसे जैसे आप 10 डिग्री का चेंजमेंट कर रहे हो, अगर यदि मैं यहां पे लिख दूं 100 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसके बीच में कंप्लीट का बताना है, कंप्लीट का, अगर मेरे को यहां से यहां पे चलने पे, यहां से यहां पे चलने पे, यहां से यहां पे चलने पे, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। अगर मेरे को इस टेम्परेचर से 25 से चल रहे हैं, या मैं कह रहा हूं यहां से 10 डिग्री का डिफरेंस आया, यहां से 20 डिग्री का डिफरेंस हो गया, यहां से 30 डिग्री का डिफरेंस हो गया, यहां से 40 का डिफरेंस हो गया, यहां से 50 का डिफरेंस हो गया। इसी तरीके से मेरे पास 90 और 100 में जाएंगे तो यहां से भी मेरे पास में, जब हम शुरू से लास्ट तक चलेंगे तो 90 डिग्री का डिफरेंस होगा, तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, वो वैल्यू बन जाएगी 2 रेज टू द पावर 9। तो मैं एक जर्नल सा फॉर्मूला यहां पे मेंशन करूंगा। देखो मैंने क्या बोला है, इसको समझने की कोशिश करना। यहां से मेरे पास में 2 की पावर 1 आया है, कब, जब 10 का डिफरेंस हुआ है। जब इससे और इसके बीच में कंप्लीट 25 से 45 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस हो गया है, 20 का, 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे पास डिफरेंस हो गया 20 केल्विन का। तो 20 के लिए मेरे पास में क्या लिख दिया, 2 रेज टू द पावर 2। जब 30 का डिफरेंस हो गया, यहां पे देखो 30 का डिफरेंस हो गया, तो क्या लिख दिया, डिफरेंस 30 का मतलब मैंने 2 रेज टू द पावर 3x, 20 की पावर 4, जब इनमें 40 का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब अगर यदि मैं एक जर्नल सा रिलेशन लिखूं, एक जर्नल सा फॉर्मूला लिखूं, तो मेरे पास में यहां पर जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, दैट इज द रेट कांस्टेंट। ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कौन सा रेट कांस्टेंट पूछ रहे हो आप, दैट इज K2, जिसके बारे में आप फाइंड करने वाले हो, जिस टेम्परेचर के बीच में फाइंड करने वाले हो, इज इक्वल्स टू दैट इज K1, जो मेरा इनिशियल रेट कांस्टेंट है, इनटू टेम्परेचर कोफिशिएंट। भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर यदि वो ट्वाइस का हो रहा है चेंज, तो ट्वाइस लिखेंगे, थ्राइस का थ्राइस लिखेंगे, इनटू डेल्टा टी। किसके बीच में डेल्टा टी, भाई अगर यदि मान लो 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया मेरे पास में, 100 मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, मतलब 100 का चेंज है, 90 मत लिखना यहाँ पे, 65, 75, 85, 95, इस तरीके से 105, 115, इस तरीके से आपको चलना है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर यदि मेरे पास में 125, मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया, 125 डिग्री सेल्सियस से 125 पे जाते हैं तो कितने का चेंज आता है, दैट इज 100 का चेंज आता है। भाई 25 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में चलते हैं तो यहाँ पे कितने का चेंज आएगा, दैट इज 100 का, और 100 का चेंज आएगा, तो इसका मतलब 100 यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10, हमारे पास में एक बहुत अच्छा रिलेशन निकल के आ जाता है। और वो क्या निकल गया है, सीधा रख सकते हो आप, टेम्परेचर चेंज कितना। देखो अगर आपको किस टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको समझ नहीं आया है तो इस चीज को समझ लेना। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कैलकुलेट कीजिए रेट कांस्टेंट इफ एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस, एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट्स रेट कांस्टेंट ट्वाइस।
हमेशा ट्वाइस हो रहा है। अगर यदि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उस पे रेट कांस्टेंट है, वो ट्वाइस हो रहा है। यदि हम टेम्परेचर को T1 दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हैं, यदि हम टेम्परेचर इस पे जा रहे हैं तो कैलकुलेट कीजिए रेट कांस्टेंट क्या होगा। और जब हर रेट कांस्टेंट ट्वाइस हो रहा है, हर कंडीशन पे ट्वाइस हो रहा है, तो हम यहां से करेंगे। देखो क्या होता है, रेट कांस्टेंट दैट इज K2 इज इक्वल्स टू K1 इनटू क्या बोला है, कितना टेम्परेचर चेंज होता है। जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होता है 10 डिग्री पे, हर 10 डिग्री पे ट्वाइस होता है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट दैट इज ट्वाइस होता है, इनटू डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में डिफरेंस कितना है, 90 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10। देखो 10 है तो मेरे पास क्या आएगा, K1 इंटू ट्वाइस इंटू 90 माइनस 10 दैट इज 80 अपॉन 10 दैट इज 8। तो मेरे पास में यहां से क्या रिलेशन निकल के आ गया, रेट कांस्टेंट K2 इज इक्वल्स टू K1 इंटू 2 रेज टू द पावर 8। ये मेरे पास में रेट कांस्टेंट। अगर थ्राइस बोलेगा कि भाई थ्राइस का चेंज हो रहा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट वही मेंशन करें। बात क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो इस टाइप से आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है और एक एक न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम आए, अभी भी अगर यदि कोई चीज समझ नहीं आई है, कोई भी डाउट रह गया है न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करें, तो फिर भी आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो जो समझ नहीं आया अभी तक, उसको भी आप मेंशन कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका मोस्टली केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो चुका है, फिर भी अभी बचा है इसमें कैटालिसिस क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, इस तरीके से वो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, उनके बारे में हम डिस्कस करें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, अरेनियस इक्वेशन के किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।